भाजपा में मौजूद प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री कुलदीप नारायण मिश्र जी। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, जैसा कि अभी विगत दिनों में कोर्ट परिसर के अंदर, जिसको न्याय का मंदिर भी कहा जाता है, संजीव गिरीवार पुलिस अभिरक्षा के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे तो सवाल जो खड़ी करती है, लेकिन उसके साथ साथ आम जनमानस, अधिवक्ता की सुरक्षा और अधिवक्ताओं के हित पे भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जिस दिन ये घटना घटी उस दिन हमारे अध्यक्ष जी बाहर थे और मैं भी लखनऊ से बाहर था। हमको जानकारी मिली, हम यहाँ पर रात में काफ़ी देर से आए और मैंने प्रदेश सरकार को लेटर जारी किया कि अगर 24 घंटे के अंदर इस प्रकरण में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है और हमको लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो हम लोग इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरे दिन मेरे पास जेसीबी क्राइम का लेटर आता है। वो लेटर केवल और केवल लखनऊ बार एसोसिएशन के नाम से था। उस लेटर में उन्होंने हमसे कहा कि आप मुझे समय दीजिए और समय बताइए, मैं आपके साथ मीटिंग करना चाहता हूँ। ये रिटन में लेटर है, मेरे पास रिसीप्ट लेटर है। उस लेटर पे हमारे उनसे बात हुई, चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद हमने कहा अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, इसको प्रदेश व्यापी आंदोलन बताएंगे। सब रिटन बातें हैं, लिखी हुई बातें हैं। मेरा लेटर जारी होने के बहुत जल्दी शाम को हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया इसमें। उसके बाद भी हमने अपने आंदोलन को अभी तक ख़त्म नहीं किया है। हमने अपने आंदोलन को स्थगित किया अपने अध्यक्ष से बात करने के बाद में, और ये मेरा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक लखनऊ में अधिवक्ताओं को, वादकारियों को, जुडिशियल अधिकारियों, कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा नहीं मिल जाती है। इस दौरान मेरी कई बार पुलिस के अधिकारियों से मीटिंग हुई, जिलाध्यक्ष से मीटिंग हुई जा करके। तो पहला मुद्दा था इसमें प्रवेश कैसे हो। तो प्रवेश की कोई भी फुलपूरी व्यवस्था बनाने में समय लगता है, एक दिन में व्यवस्था नहीं बन सकती है। तो मेरी पहली मांग थी, जो पेपर्स में पब्लिश हुई सभी पेपर्स में, कि 2000 जब ये घटना हुई थी, इसके पहले यहाँ पे सीरे बम ब्लास्ट हुआ था, तो कोर्ट में प्रवेश के लिए अधिवक्ताओं से 100 रुपये जमा कराए गए थे और उनसे प्रोफार्मा पूरे जानकारी समझ जमा कराया गया था, जिसमें उनको कार्ड जारी होने थे। तो मेरी पहली मांग थी जिलाध्यक्ष से कि आप उन कार्डों को तुरंत जारी कर दीजिए। तो वो करीब 2500 फॉर्म थे। तो उन्होंने हमसे वादा किया कि जो फॉर्म सही है उनके कार्ड जारी कर देंगे। और जिस दिन मेरी उनसे बात हुई उसके दूसरे दिन से वो कार्ड बंटने चालू हो गए हैं और पूरी डिजिटल व्यवस्था बनाई जा रही है यहाँ पे, क्योंकि लगातार शासन, प्रशासन और जुडिशरी से हमारी मीटिंग हो रही है। और जो व्यवस्था बन रही है उस व्यवस्था में आजमगढ़ को और लखनऊ को, 2 जिलों को मॉडल बनाया गया है, जो व्यवस्था पूरे प्रदेश में बनेगी जाके। और इसमें हम लोगों को एंट्री के लिए चर्चा हुई हमारे उनसे, अधिवक्ताओं की एंट्री अलग गेट से होगी, जुडिशियल ऑफिसर अलग गेट से एंट्री होगी, और जो वादकारी आएंगे उनकी एंट्री अलग गेट से होगी। वादकारी केवल वही एंट्री करेगा कि जिसको वकील लिख के देगा कि इसका मुकदमा लिखा हुआ है। और वो अभी तक की जो व्यवस्था बनी उसमें अगर लखनऊ बार एसोसिएशन के माध्यम से या एक अन्य बार एसोसिएशन जो यहाँ पे है उसके लोग लिखेंगे, जो सेंट्रल बार एसोसिएशन है, और किसी तीसरी बार एसोसिएशन का अभी कोई लेटर मान्य नहीं होगा यहाँ पे, जो अभी प्राथमिक व्यवस्था बन रही है। और कम से कम एक गेट पे 15-15 काउंटर बनाए जाएंगे, जिससे कि आसानी से एंट्री हो सके। और काउंटर कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी जो हमारी मीटिंग में डिसाइड हुआ है, हम उन्होंने कहा कितने समय में ज़्यादा लोग एंट्री करते हैं, तो हमने कहा आप सैंपल लीजिए करीब 11:30 बजे तक, 10:30 से 11:30 का 1 घंटे का। तो उसमें वो सैम्पलिंग व्यवस्था होगी यहाँ पे कि 1 घंटे के अंदर कितने लोग एंट्री हो रहे हैं। और उनका कहना है कि मेरी जो योजना है उस योजना के हिसाब से मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति की चेकिंग में 10 सेकेंड का समय लगेगा। तो नंबर ऑफ पर्सन जितने कोर्ट में एंट्री करेंगे उसमें एक व्यक्ति का अनुमानता 10 सेकेंड मानते हुए जितने लोग एंट्री गए उस एंट्री के हिसाब से यहाँ पे
व्यवस्था की जाएगी और उतने यहाँ पे कर्मचारी लगाए जाएंगे, उतने मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे और व्यवस्था की जाएगी जिससे एंट्री के समय किसी को रुकना न पड़े, क्योंकि कोर्ट एक आवश्यक जगह है और वहाँ पे समय से पहुँचना जो है जरूरी होता है। तो किसी की चेकिंग के नाम से टोल प्लाजा में भीड़ लग जाती है, आदमी 1 घंटा खड़ा रहता है। तो मेरी मांग कोई भीड़ नहीं लगनी चाहिए और लगातार प्रवेश जारी हो। इसको उन्होंने मान लिया है। उन्होंने कहा कम से कम 15-15 का ऑर्डर बनाते हैं, इसको फिजिबिलिटी चेक करने के बाद हम 10 सेकेंड पर पर्सन के हिसाब से, और गेट खोलने की बात हमारी उनसे हुई है। तो गेट नंबर 9 जो हाई कोर्ट का बंद है उससे वकीलों की एंट्री हुई खोला जाएगा। सिविल कोर्ट का गेट नंबर 2 से वकीलों की एंट्री होगी और सिविल कोर्ट का गेट नंबर 4 जो लेसा के सामने है, इन 3 गेट से हमारे अधिवक्ता बंद एंट्री करेंगे। और गेट नंबर 8 जो है और गेट नंबर सिविल कोर्ट का 1 और 3, इन गेटों से जो है एंट्री होगी पब्लिक की। और जो हाई कोर्ट गेट नंबर जो 6 है शायद, उससे जो है एंट्री होगी जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं। और 2 गेट जो सिविल कोर्ट बने हुए हैं जो स्टैंड के लिए यूज आते हैं, मुझे लगता है वो गेट नंबर 6 हो गए और गेट नंबर हो सकता है 5 हो, जो भी गेट नंबर हो, जहाँ पे पार्किंग व्यवस्था है उनमें हमारे अधिवक्ता भाई घुसने के बाद में वहाँ पे डिटेक्टर लगाएगा और चेकिंग के बाद वहाँ से उनको एंट्री दी जाए। किसी भी अधिवक्ताओं को एंट्री में कोई दिक्कत ना हो, किसी भी वादकारियों की एंट्री में कोई दिक्कत ना हो, ये बिल्कुल। और एक बायोमेट्रिक कार्ड बनेगा जा करके, उस कार्ड पे जैसे मैं कुलदीप मिश्रा हूँ तो मेरा पूरा डिटेल उसमें कंप्यूटर में एंट्री रहेगा और जैसे मेरा थंब इम्प्रेशन लगेगा मेरा ईच एंड एवरी चीज़ आ जाएगी। उसके लिए जो प्रोफार्मा बन रहा है यहाँ पे जो हमको बहुत जल्दी मिल जाएगा, उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होगा हमारा, क्योंकि COP नंबर जो है सबका ख़त्म हो गया 2022 के बाद। जिन लोगों ने 5 साल के लिए अप्लाई किया था, कुछ ही लोगों का COP नंबर बचा जो 2017 के बाद अप्लाई किए हुए हैं। तो हमने उसमें प्रपोजल दिया कि जो हमारी बार एसोसिएशन का नंबर लेजर नंबर है, वो मेरा लेजर नंबर बदलता नहीं है इतनी आसानी से, बहुत कम समय बदलता है। तो स्टार्ट में लेजर नंबर लिखा जाएगा लखनऊ LBA या CBA, जो जिस बार का नंबर देना चाहे या जिस बार का जो मेंबर होगा उसी को एंट्री होगी जो बार लखनऊ बार एसोसिएशन का मेंबर होगा। अगर अदर किसी बार एसोसिएशन का मेंबर है तो वो सिविल कोर्ट में एंट्री नहीं कर पाएगी आज की डेट में। इसमें मैंने मांग की थी कि सभी अधिवक्ताओं की एंट्री दे दी जाए, लेकिन उनका पक्ष ये था कि मैं सभी की एंट्री दे दूंगा तो मैं इस बात को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा अपराध करने वाला कौन सा व्यक्ति है। कोई दिल्ली से आ गया वकील या कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से वकील आ गया, तो अगर कोई वकील आ रहा तो उसको यहाँ के जो लखनऊ बार या सेंट्रल बार के मेंबर्स हैं उसके सेक्रेटरी उसको अगर परमिट करता है उसके माध्यम से ही, कहने का मतलब है वो व्यवस्था ऐसी बनेगी अगर कोई वकील भी एंट्री करता है तो उसको कोई वकील लिख के देगा तभी वो एंट्री कर पाएगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं पहले दिन से इस बात कह रहा हूँ, मैं इस घटना को, जो घटना हुई है वो गलत हुई है और उसका तो अपना एक अलग पक्ष हो सकता है, हर आदमी का अपना अपना एक विषय हो सकता है सोचने का सही हुआ गलत हुआ जा करके। लेकिन मैं पहले दिन से कर रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, आप क्यों ये सोचिए जो छोटी सी बच्ची थी वो मेरी बेटी हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है, कुछ भी किसी की हो सकती है। तो तब उस नज़रिए से आप देखेंगे जाकर गोली जब चलती तो किसी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, वो गोली किसी जज की भी लग सकती है, किसी पुलिस पर भी लग सकती है। और दूसरी मेरी मांग थी कि जो सिविल कोर्ट पर्सन वो R3 जोन होना चाहिए, और जब R3 जोन होगा तो मैंने इस मांग को हर स्तर पर उठाया है और इसको मानने को तैयार भी है। मैंने कहा क्लार्क रूम के बगैर अगर कोई व्यवस्था बनाते हैं तो वो मानवाधिकार का उल्लंघन होगा जाकर के। मुझको लाइसेंस इशू किया सरकार ने मेरी आत्मसुरक्षा के लिए, मैं अपना असला लेके आता हूँ, कोर्ट मेरा मुकदमा लगा हुआ है, आप कह रहे हैं मैं एंट्री नहीं कर सकता हूँ और मैं लेके नहीं आता हूँ असला, तो रास्ते मेरे साथ कोई घटना घटित हो सकती है। तो उस असला को मैं क्या करूँगा? अगर मैं असला को अपने मित्र को दे देता हूँ तो वो सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट में मुलजिम हो जाएगा, मैं मुलजिम हो जाऊँगा, मैंने असला उसको दे दिया। तो क्लार्क रूम बनना मैंडेटरी है। मैंने कहा जितने गेट हैं उन गेट पे क्लार्क रूम कम से कम 3 गेट ऐसे बनाए जाए, एक अधिवक्ताओं के लिए, एक वादकारियों के लिए, एक जजेज के लिए। उसमें चाहे पुलिस का व्यक्ति हो चाहे वकील हो, सबके असलहे जमा होने के बाद एंट्री होगी। और हमारे जिला के साथ बात उन्होंने कहा सबसे पहले मैं अपनी चेकिंग कराऊंगा, मेरा जुडिशियल ऑफिसर चेकिंग कराएगा, जो आपके उपेंद्र अग्रवाल जी हैं उनसे बात उन्होंने कहा मैं भी चेकिंग कराऊंगा।
हमने कहा सबकी चेकिंग होना चाहिए। मैंने अधिवक्ताओं की तरफ से आश्वासन दिया है कि मेरा कोई भी अधिवक्ता जो है अपनी सघन चेकिंग में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। हमने कहा अगर आपको कहीं से लगता है इस व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत होती, अधिवक्ताओं के पक्ष के लिए हम जिम्मेदार है, वैसे ही जुडिशियल पक्ष के लिए जिला जज और पुलिस के पक्ष के लिए जो है वो आपका जो पुलिस का अधिकारी वो जिम्मेदार होगा। वो ये व्यवस्था सभी लोगों को मिलकर बनानी है, क्योंकि जब सब लोग मिलकर इस व्यवस्था को बनाएंगे तभी सबकी जान माल की रक्षा हो सकेगी। जिस प्रकार से अभी कोर्ट परिसर के अंदर कचहरी में पुलिस व्यवस्था चाक चौपन दिखाई दे रही है, जगह जगह पर पुलिस मुस्तैद है, क्या लगता है कितने दिन तक मुस्तैदी दिखाई देगी? या ये जिस प्रकार से भी आपने मुझे बताया कि ये प्रोसेस किया जा रहा है, ये प्रोसेस आपको लगता है कि 1 महीना या 2 महीने के अंदर पूरा करा जा सकता है, जिस प्रकार से अभी आपने मुझे जानकारी दी है? हमारी जो माननीय जिला जज से बात हुई थी, उनका कहना था कि बहुत जल्दी मैं कार्ड जारी कर दूँगा अधिवक्ताओं के भी, जो बचे हुए अधिवक्तागण हैं और जो उनके कर्मचारीगण हैं, उनके सबके कार्ड बहुत जल्दी यथाशीघ्र जारी किए जाएंगे। लेकिन परमानेंट मतलब एक फिक्स समय बता पाना संभव नहीं, क्योंकि जो प्रक्रिया होती, इस टाइप की प्रक्रिया होती कार्ड बनने की, उसमें कहीं ना कहीं समय लगता है। जैसे भारत निर्वाचन आयोग ने जब आइडेंटिटी कार्ड चालू किया था बनने के लिए, आज भी बहुत लोग जिनके पास कार्ड नहीं बन पाया है, लेकिन प्रक्रिया को बहुत जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने का जो संबंधित पक्षकारों ने हमको आश्वासन दिया है, हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी जो है इस पर कार्ड बन जाएंगे और एक सतत व्यवस्था चालू हो जाएगी। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी, इस घटना को आप किनारे कर दीजिए। इस घटना को किनारे करने के बावजूद जो शासन में प्रस्ताव पेंडिंग है, उसमें आइडियल 2 कचहरी सेलेक्ट की गई हैं, एक तो लखनऊ की, दूसरी आजमगढ़ की। तो अगर घटना ना भी होती तब भी इस प्रोसेस पे काम हो रहा था और काम काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है। इसलिए हमको पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि व्यवस्था फुल व्यवस्था लखनऊ और आजमगढ़ में बहुत जल्दी विकसित हो जाएगी, क्योंकि ये मॉडल व्यवस्था बनेगी। इसी व्यवस्था के आधार पर प्रदेश की दूसरी कचहरियों में एक व्यवस्था बनाई जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि पहले से प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट परिसर में पहले भी तो कई विस्फोट हुए हैं, कई प्रकार की घटनाएं हुई हैं, तब क्यों नहीं जागे, अभी क्यों जा रहे हैं? इस संबंध में अगर आप लखनऊ बार एसोसिएशन के प्रेस रिलीज पढ़ेंगे या जो पेपर्स में कटिंग निकली है, ये पहले जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप की व्यवस्था को मैं व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था नहीं मानता हूँ। इसीलिए मैंने लखनऊ बार एसोसिएशन ने अपना आंदोलन स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है, क्योंकि इसके पहले कई बार हम लोगों को आश्वासन मिला जा करके और जब कोई घटना होती है तो ये व्यवस्था थोड़ी देर के चालू हो जाती है और उसके बाद फिर व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए हमारी मांग थी जिन पुलिसकर्मियों की वजह से घटना घटी है उनको निलंबित किया जाए, और सरकार ने हमारी मांग को मानते हुए उनको लिखित रूप से इस बात कहने के, मुझे लगता है कि 7-8 घंटे के अंदर ही, रात में हमको खबर मिल गई थी, जब हमने उनको 48 घंटे का टाइम दिया था, तो शाम को हमारे पास मैसेज आ गया कि इन लोगों को हमने जो है प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए इनको सस्पेंड कर दिया है। तो कम से कम जो दोषी लोग सस्पेंड हुए हैं, तो जो आगे आने वाले लोग हमें लगता है इतनी जल्दी ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन समाज के हम लोग पहले, हमको सभी लोगों को जब सहयोग होगा, सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि व्यवस्था बनी रहे, और व्यवस्था अगर हम चेकआउट करने के लिए बायोशन बनी होती है, अगर बायोशन अपना दायित्व सही तरीके से निभाएगी, पुलिस अधिकारी अपना दायित्व सही तरीके निभाएंगे और सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों को पालन करेंगे, तो ये व्यवस्था निश्चित रूप से बनी रहेगी। सर, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री कुलदीप नारायण मिश्र जी, जिनसे हमने संजीव